हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेक्चर 3। तो आई होप आपने जो पहले 2 लेक्चर बनाए थे वो देखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, इसमें एनसीईआरटी में एक ऐसा टॉपिक होता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ऐसा एक एनसीईआरटी में टॉपिक था। इसी टॉपिक में हम सब कुछ पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक है। तो ऊपर लिखा हुआ है केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स का अपना क्या केमिकल नेचर होता है और बेसिस का क्या केमिकल नेचर होता है। उसी में ये आ जाता है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब जितने भी सारे एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं, उन सब में क्या एक चीज़ है ऐसी जो कॉमन होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना पेन निकालो, नोटबुक निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑल एसिड्स में जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, वहाँ से उसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है, वहाँ से बेसिस की डेफिनेशन निकल के आएगी। उसके बाद हम पीएच पढ़ेंगे, ठीक है, पीएच के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप पहला पॉइंट लिखो, ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस, जनरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। सो हाइड्रोजन seems to be common to all acids। ठीक, तो आप देखो ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोल रहा है कि हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो मेटल के साथ जब एसिड्स रिएक्ट कर रहे थे उस टाइम ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या पता सारे एसिड्स में हाइड्रोजन ही कॉमन हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ लिखा है सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो ऐसा लगा कि सीम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगा कि हाइड्रोजन ही पूरे एसिड्स में कॉमन है। तो पॉइंट लिखो, सिंस solution of acid in water, solution of acid in water conducts electricity, ठीक है, and conduction of electricity through a solution can take place only if ions are present in solution, only if ions are प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि सिंस हमने देखा था एक प्रैक्टिकल करके भी देखा था कि जहाँ एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, एसिड को पानी में डालो तो पानी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखो, सिंस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो एसिड का सॉल्यूशन होता है वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है अगर पानी में आयंस होंगे, इस वजह से। तो आप देखो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब यही है कि एसिड क्या होता होगा, उसमें आयंस में कन्वर्ट होता होगा पानी में। तो यहाँ लिखा है एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, अगर सिर्फ तब ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी अगर उस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस शोज दैट एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। दिस शोज दैट एसिड्स व्हेन dissolve in water produce hydrogen ions, hydrogen ions।
ठीक। और हाइड्रोजन आयंस को कैसे लिखते हैं, H+। और आपको पता है आयन क्या होता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा होगा उसको हम आयंस बोलेंगे। यहाँ से क्या पता चला कि एसिड्स में क्या होता है, एसिड में सारे एसिड्स में हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है जो सब एसिड्स में कॉमन होता है। उसके बाद क्योंकि वो एसिड का जो सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वहाँ से ये पता चला कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे। तो अगर आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की वजह से कौन से आयन प्रोड्यूस हुए होंगे, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ आप देखो ये पॉइंट बोल रहा है, दिस शोज दैट एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एसिड्स को जब पानी में डिजॉल्व करो तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो, H2O का मतलब यहाँ लिख देते हैं वाटर में डिजॉल्व कर दो, क्या देगा आपको पता है, H+ Cl-। ये ब्रेक हो जाएगा, ये एसिड है ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहाँ से H+ देगा तो Cl- देगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि सारे एसिड्स जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ देते हैं। ये जो आयन है H+ आयन, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो आपको पता है H के ऊपर प्लस लगा दो तो हाइड्रोजन आयन, यहाँ लिख दो, बट हाइड्रोजन आयंस कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयंस H+, ये जो होते हैं कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, मतलब जब कोई एसिड वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन देता है तो वो हाइड्रोजन आयन वहाँ अकेले नहीं रह सकते। ठीक, यहाँ लिखा है बट हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, मतलब वो अकेले नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो यहाँ से आप क्या समझोगे, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कौन देता है, एसिड देता है। जब एसिड को पानी में डिजॉल्व करो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, सारे एसिड्स हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन वहाँ अकेले नहीं रह सकते। कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो वाटर होता है ना, ये वाटर, तो उसके साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाते हैं ऐसे, H+ आयंस प्लस H2O, ये वाटर इसके साथ कंबाइन होके ऐसे बना लेते हैं H3O+, ये वाला आयन बना लेते हैं। इस आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो आप मुझे बताओ अभी क्या समझ में आया आपको कि एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, H+ देते हैं सोल्यूशन में, मतलब जब उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, पानी में डिजॉल्व करोगे, H+ देंगे, और वो H+ वहाँ अकेला नहीं रह सकता। कैसे रहता है, वो H+ उल्टा पानी के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बना देता है, जिस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो आपसे कोई पूछे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है तो आप बोलोगे H3O+ आयन। तो कैसे बनता है, जब एसिड जो H+ देता है वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। कैसा होता है, H3O+। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने ये एसिड लिया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको वाटर में डिजोल्व किया था, तो हमने लिखा था यहाँ आगे H+। तो एक्चुअल में ये एसिड H+ जो होता है ना, ये H+ अकेला नहीं रहता, ये पानी के साथ कंबाइन हो जाता है। तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, फिर से हम लिखते हैं यहाँ एग्जाम्पल, आपने नीचे लिखना है इसको, जैसे आप लिख रहे हो नोटबुक पे उसके नीचे लिखना है एग्जाम्पल HCl + H2O। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ से, आपको पता है ये HCl क्या है, एसिड है, ये अपना H बाहर निकाल देगा। ठीक है, H निकाल देगा किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। वो H+ जो निकलेगा वो इस H2O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से H+ H2O के साथ जुड़ के क्या बनता है H3O+। तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा H3O+, तो और क्या बच गया Cl, तो यहाँ लिख दो प्लस Cl-। तो ये वाला आयन ऐसे देंगे एसिड्स। ठीक है, आई समझ आपको। जैसे मैं बोलूँ एसिड है हमारे पास HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, प्लस वाटर कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ से, आपको पता है यहाँ एक H है तो H देगा, यहाँ से H किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H2O के साथ, तो क्या बनेगा, एक बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्लस ये NO3-, ये बन जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। के बाद देखो, जैसे मैं बोलूँ एसिड है हमारा H2SO4, ठीक, प्लस वाटर, तो यहाँ से क्या बनेगा, आप खुद बताओ। यहाँ से ये 2H+ देता है, तो एक H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, देखो 2H+ देता है ना ये, तो यहाँ एक्चुअल में अगर 2H+ देता है तो यहाँ भी 2 आएगा, फिर 2H+ 2 वाटर मॉलिक्यूल, देखो 2H+ देता है ना, तो 2H+ 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे 2H3
O प्लस आइंस बनाएंगे, प्लस यहाँ से SO4 के ऊपर होता है 2 चार्ज, SO4 2 माइनस चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा। आ रही है समझ आपको? अभी देखो एक और पॉइंट है, हम देखते हैं उसको, पहले इसको साफ कर लेते हैं। आप एक लाइन लिख लो, इफ वी शो ओनली H प्लस, अगर मुझे सिर्फ H प्लस दिखाना हो, वी मस्ट ऑलवेज शोन एस। कैसे दिखाऊंगा मैं H प्लस लिखूंगा और आगे लिखूंगा AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है, मतलब इसके साथ वाटर भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये पानी में, ठीक है। तो अगर सिर्फ H प्लस दिखाओगे तो AQ, H प्लस के आगे एक्वस लिख देना। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज मैं बोलूँ हमारे पास है HCl प्लस H2O, तो अब देखो अगर सिर्फ H प्लस की फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे, H प्लस देता है प्लस Cl माइनस देता है, और ये H प्लस क्या होता है, इसके आगे लिख दो एक्वस, मतलब ये पानी इसके साथ जुड़ा होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अब देखो इतने से हमें क्या समझ में आया कि सारे एसिड्स क्या करते हैं, पानी में जब उनको डिजोल्व कर दो तो उस टाइम वो क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं, और वो जो H प्लस आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ जुड़ के H3O प्लस आयन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अभी देखो हम यहाँ से एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे। हेंस एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस होते हैं which when dissolved in water give H प्लस आयंस। मतलब एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब पानी में डिजोल्व करो तो क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। तो यहाँ से हमारी एसिड की ये एक डेफिनेशन आ गई, और यही होता है हमारा केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, है ना। देखो ऊपर से हम देखेंगे तो एसिड का हम टेस्ट देख सकते हैं, क्लोजिव इन नेचर होता है जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर में एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। लिखो सिमिलरली bases must have something in common. Bases must have something in common. ठीक, तो आप देखो जैसे एसिड्स में कुछ ना कुछ कॉमन था, क्या कॉमन था, हाइड्रोजन H प्लस, तो इसी तरह बेसिस में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक, तो बेसिस में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना, सारे बेसिस में। तो अब आप लिखोगे, यहाँ पॉइंट बना के लिख दो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया, ऑल बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑल बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सब बेसिस को जब हम क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। और हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, OH माइनस आयंस, है ना। जो OH माइनस होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, तो यहाँ से ये ऑब्जर्व किया गया कि सारे बेसिस जब हम उनको क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वो वहाँ से क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH माइनस आयन देते हैं। एसिड कौन सा आयन दे रहा था, H प्लस, और बेसिस कौन सा देते हैं, OH माइनस। ये ऑब्जर्व किया गया। दिस इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस। तो यहाँ से हमें पता चला कि जैसे एसिड्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, हाइड्रोजन H प्लस, की तरह बेसिस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारे बेसिस को जब पानी में डिसॉल्व करो OH माइनस आयन देते हैं। ये आप याद रखना। तो यहाँ लिख दिया, दिस इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस, सब बेसिस का ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सब्सटेंस है NaOH, तो आप देखो इस सब्सटेंस में तो पहले से ही बेस है, तो ये जब पानी में डिसॉल्व होगा, यहाँ लिख दो वाटर, एरो के ऊपर लिख सकते हैं वाटर, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे क्या देगा, OH माइनस देगा, ठीक, प्लस, और क्या देगा, Na प्लस। ठीक, तो अब आप देखो इसको पानी में डिसॉल्व किया ना हमने, तो इन दोनों के आगे आप अक्वस लगा दो। अक्वस का मतलब होता है कि पानी में, ठीक, अक्वस लगा दो। इसी तरह कोई और बेस ले लो, जैसे KOH ले लो, तो आप देखो
यहाँ से H2O में डिजोल्व कर दो इसको, क्या बनेगा OH माइनस बनेगा, आगे लिख दो एक्वस प्लस, और क्या बनेगा OH माइनस है ना, और क्या है K, तो K प्लस बन जाएगा, इसके आगे लिख दो एक्वस। इसी तरह कोई और बेस है जैसे MgOH होल 2 है, MgOH होल 2 ये बेस है, इसको वाटर में डिजोल्व कर दो H2O, यहाँ से क्या मिलेगा OH माइनस, कितने यहाँ 2, तो 2 OH माइनस मिलेंगे प्लस Mg2 प्लस, तो यहाँ से इसके आगे लिख दो एक्वस, इसके आगे लिख दो आइंस। आइंस जब भी आप लिखोगे ना वाटर में तो उसके आगे लिख दो एक्वस, क्योंकि इसको वाटर में डिजोल्व किया ना, है ना। तो अब आप देखो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेस क्या होते हैं और एसिड्स क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, देखो वही हो रहा है यहाँ, OH माइनस OH माइनस OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक। अभी आप देखो मैं आपके सामने 3-4 कंपाउंड्स लिखूं अगर, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। सपोज मैं ये लिख दूं आपके सामने HCl, उसके बाद लिख दूं मैं KOH, उसके बाद लिख दूं CaOH होल 2, ठीक। उसके बाद मैं आपके सामने लिख दूं H2CO3। तो आप मुझे बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, बता सकते हो, बताओ। पहला क्या है, आप देखो यहाँ H है तो इसका मतलब एसिड है, यहाँ क्या है OH है तो इसका मतलब बेस है, ठीक। इधर क्या है OH है तो इसका मतलब क्या है बेस है, तो इधर क्या है H है, देखो H है ना, तो H है तो इसका मतलब क्या है एसिड है। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब बेस कैन बी डिफाइंड एज बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंस विच गिव्स क्या OH माइनस आयंस, OH माइनस आयन का नाम क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयंस, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ से बेस की डेफिनेशन आ गई। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा OH माइनस आयंस देगा। देखो सारे बेसिस जो होते हैं पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो क्या होते हैं पानी में नहीं डिसॉल्व होते। तो अभी देखो उनको क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ लिखो एक लाइन, लिखो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लिखो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस को हम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक। तो आप देखो यहाँ लिखा है सारे बेसिस को हम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, कुछ कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एल्कलीज, एल्कली, ठीक है। एल्कलीज हो गया प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म होती है एल्कली, एल्कली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस हो गया। एल्कली वो वाले बेसिस हो गए जो सिर्फ पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और बेस ऐसे भी हो सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो भी सकें ना भी हो सकें। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। चलो इसको साफ करते हैं। अब हमें क्या क्या पता चल गया, वी नो दैट, अब हमें ये पता चल गया ऑल एसिड्स जनरेट क्या जनरेट करते हैं सारे एसिड H प्लस आयंस, ठीक। एंड ऑल बेसिस क्या जनरेट करते हैं, बेसिस जनरेट क्या जनरेट करते हैं OH माइनस आयंस, है ना, ठीक। अच्छा, सो वी कैन व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो आप देखो हमने पढ़ा अभी कि सारे बेसिस क्या करते हैं OH माइनस आयन देते हैं और सारे एसिड्स क्या देते हैं H प्लस आयन देते हैं। तो जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस के बीच में रिएक्शन, और क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो उसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अब हम एक और तरीके से देख सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एसिड और बेस वाली। तो यहाँ देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस, तो यहाँ से क्या बनता है
सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनता है। तो कोई एसिड ले लो, सपोज यहाँ मैंने ले लिया एसिड HCl और यहाँ बेस ले लिया सपोज NaOH। तो अब आप मुझे बताओ, अभी जो हमने पढ़ा उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो एसिड क्या करता है, सॉल्यूशन में क्या देता है, H प्लस देता है प्लस Cl माइनस देता है। बेस क्या देता है यहाँ से Na प्लस, है ना, प्लस OH माइनस। तो अब आप देखो यहाँ से क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, एक वाटर बनता है। तो आप मुझे बताओ वाटर कैसे बनेगा। देखो ये जो H प्लस इसने दिया, ये इस OH के साथ कंबाइन कर जाएगा तो HOH हो जाएगा। देखो H प्लस OH बन जाएगा। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। तो आप देखो यहाँ 2H है ना, तो 2H हो गए यहाँ H2 और O, तो मतलब यहाँ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक, प्लस सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो Na यहाँ है और Cl यहाँ है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, H2 बन जाएगा। और यहाँ Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा NaCl। तो आपको पता है ये क्या होता है सॉल्ट, ये क्या होता है वाटर। तो अब आप देखो यहाँ से आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अभी हमें पता चल गया कि ये सॉल्ट प्लस वाटर कैसे बनाते हैं, तो ये ऐसे बनाते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद वाटर। मतलब क्या हम एसिड्स और बेसिस को पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं हम। अब देखो हमें यहाँ यही पढ़ना है कि हम कैसे मिक्स करें उसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिड्स और बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो हाथ के ऊपर पड़ जाएँ तो वहाँ होल्स भी हो सकते हैं हाथ के ऊपर और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो उसको हम पानी में मिक्स करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग an acid or a base in water, an acid or a base in water is highly exothermic। ठीक, तो आप यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ लिखा है कि जब हम एसिड और बेस को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो जो एक प्रोसेस होती है पूरी, है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वहाँ से बहुत हीट जनरेट होती है ना। आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हीट रिलीज होती है। तो वो जो प्रोसेस होती है जब हम एसिड या बेस को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब जब आप क्या करोगे, एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे, वहाँ से बहुत हीट जनरेट होगी। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, केयर मस्ट बी taken while dissolving concentrated nitric acid and सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको जब हम पानी में मिक्स करें तो क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए। ऐसा ना हो ये वाले एसिड्स हाथ पे पड़ जाएं, ये वाले एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाथ पे पड़ जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है हाथ में होल्स हो जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत केयर से इनको पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। देखो आपको मैं बताऊँ कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ एसिड ही हो, कोई पानी ना हो, बिल्कुल 100% प्योर एसिड, उसको बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो एसिड का अमाउंट उसमें कम हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ पानी हो जाएगा, एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा। तो वैसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, तो जो डाइल्यूटेड एसिड होते हैं वो उतना ज़्यादा क्रोजिव इन नेचर नहीं होते, उतना ज़्यादा हाथ में बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपको क्या करना है, एसिड या बेस में पानी मिक्स करना है, तो आप कैसे मिक्स करोगे, तो आप लिखो यहाँ, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड टू वाटर with constant stirring। ठीक, तो यहां से इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि जब कभी हमें क्या करना हो, एसिड या बेस को पानी में मिक्स करना हो, तो क्या कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली
टू वाटर। सपोज यहाँ हमारे पास एसिड का एक डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक। तो जब हमें एसिड को पानी में डिसॉल्व करना है ना, तो क्या करोगे, एसिड को उठा के पानी में डालोगे थोड़ा थोड़ा, आस्ता आस्ता करके, और साथ में यहाँ से एक रॉड से इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहोगे, मिक्स करते रहोगे। ऐसा कभी मत करना कि आपने उठा के पानी एसिड में डाल दिया। अगर ऐसा किया तो ब्लास्ट होगा। क्या होगा, जब पानी एसिड में डालोगे तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है एसिड की पूरी बॉटल ब्रेक हो जाए, आपके हाथ के ऊपर एसिड पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि इस प्रोसेस में हमेशा क्या करना है, एसिड को उठा के थोड़ा थोड़ा पानी में डालना है, विद कॉन्स्टेंट हिलाते रहना है उसको। इफ वाटर इज एडिड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर आप क्या करोगे, पानी को उठा के किसी एसिड में डालोगे, है ना, सपोज ये वाटर है, इस पानी को अगर उठा के आप क्या करोगे, एसिड में डालोगे, तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर, द हीट जनरेटेड may cause mixture to splash out, ठीक है, and cause burns, or a glass container may also break, a glass कंटेनर में आल्सो ब्रेक। आप क्या करोगे, पानी को उठा के एसिड में डालोगे तो क्या होगा, इतनी हीट जनरेट होगी कि सारा एसिड उड़ के वहाँ से आपके हाथ के ऊपर गिरेगा, आपकी बॉडी के ऊपर गिरेगा, ठीक है, और वहाँ बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। देखो यहाँ लिखा है, इफ़ वाटर इज एडिड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डालेंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज मिक्सचर, जो वहाँ जो मिक्स होके मिक्सचर बनेगा, उसमें जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से वो मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब उस बर्तन से बाहर आ जाएगा, एंड कॉज बर्न्स, जला देगा आपकी स्किन को, ठीक है। और अ ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, वो जो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको कभी एसिड में पानी को मिक्स करना हो तो क्या करोगे, आस्ता से एसिड को थोड़ा थोड़ा उठा के पानी में डालोगे, ऊपर से स्टायर करोगे। अब आप मुझे बताओ, एसिड को पानी में डालने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक। तो आप देखो, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ होता है, मतलब जहां 100% प्योर एसिड यूज़ होता है, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां क्या करना पड़ता है, डाइल्यूटेड एसिड यूज़ होता है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं, एसिड का सोल्यूशन पानी के साथ मिक्स करके दें, वो वहाँ उन रिएक्शंस में यूज़ होता है। तो हमें वो रिएक्शंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड या बेस में पानी डाल के उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो अभी एक पॉइंट में और लिखता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा डाइल्यूट और डाइल्यूशन क्या होता है। चलो देखो, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस, ठीक, विद वाटर results in decrease in the concentration of ions H प्लस या फिर OH माइनस, ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को पहले समझो। देखो यहाँ लिखा है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर। जब आप किसी एसिड या बेस को पानी के साथ मिक्स करोगे तो वहाँ से क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कि जो आयंस एसिड प्रोड्यूस करता है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। सपोज अगर मैं क्या करूँ, हमारे पास ये एसिड है, ठीक, सपोज इसमें हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, एसिड, ठीक। तो मुझे क्या करना है, इसमें पानी डालना है। तो उससे क्या होगा, जब देखो ना एसिड होता है बहुत पावरफुल, तो उसकी पावर को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, है ना, पावर को घटाने के लिए। तो आप देखो जब हम क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो आप सपोज मैं यहाँ से इतना पार्ट ले लेता हूँ इस बीकर का, इतना पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है, इतने पार्टिकल्स किसके, एसिड्स के, ठीक। तो आप क्या करो, इतने पानी को सपोज यहाँ से उठा के यहाँ रख दो दूसरी में,
और इसमें क्या चीज़ है, पानी है। ठीक, तो अभी आप देखो इसको क्या बोलोगे, यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम है। इसमें जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था तो सपोज क्या था, इतनी यूनिट में इतनी वॉल्यूम में 10 पार्टिकल्स थे एसिड्स के। ठीक है, 10 पार्टिकल्स थे। तो अभी आपने क्या किया, उसको उठा के पानी में डाल दिया। तो अभी आप देखो पर यूनिट वॉल्यूम से कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल के इस पानी में चले गए होंगे। तो अभी देखो इस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल होंगे, सपोज 2 या 3 पार्टिकल होंगे। तो अभी देखो सपोज आप देखो अभी क्या हुआ, यहाँ से इसके जो पार्टिकल्स थे ना, यहाँ थे 10 पार्टिकल्स थे। तो जब इसको उठा के पानी में डाल दिया तो वो 10 पार्टिकल्स इधर पानी के साथ मिक्स हो गए और यहाँ कितने बचे, एक यूनिट वॉल्यूम में 2-3 पार्टिकल बचे। तो आप मुझे बताओ, जब ये जो हमारा है ये क्या चीज़ है, यहाँ वाटर में डाला हुआ है एसिड। ठीक, तो सपोज यहाँ कोई हाथ है, किसी बंदे का हाथ है। ठीक है, इसके ऊपर एक बार ये एसिड पड़ता है, एक बार ये एसिड पड़ता है। कौन सा एसिड इसको जलाएगा? सपोज एक ड्रॉप इसका मैं डाल देता हूँ इसके हाथ के ऊपर। तो आप देखो सपोज एक ड्रॉप में 1 यूनिट वॉल्यूम पड़ रहा है इसके ऊपर, तो एक ड्रॉप में 1 यूनिट वॉल्यूम पड़ रहा है। तो यहाँ देखो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। तो मतलब 2 पार्टिकल्स एसिड के यहाँ पड़ेंगे। तो इधर से अगर मैं एक ड्रॉप डालूं तो एक ड्रॉप में कितना पड़ता है, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से 1 यूनिट वॉल्यूम अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो देखो 1 यूनिट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल एसिड के यहाँ पड़ेंगे। तो ये वाला एसिड बंदे के हाथ को जल्दी जला देगा, ये वाला एसिड आस्ता आस्ता जलाएगा, ज़्यादा नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पानी डाला है। पर यूनिट वॉल्यूम में जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर बेसिस के केस में OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन वो कम है। तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। क्योंकि हमें पता है एसिड और बेसिस पानी में क्या करते हैं, आयंस देते हैं। जब हम उसके बीच में और पानी डालते रहते हैं, थोड़ा सा एसिड लें या बेस लें, उसमें पानी डालते हैं, तो वो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम में क्या करते हैं, आयंस डिक्रीज होते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। दिस प्रोसेस is called dilution. ठीक, and an acid or base is said to be diluted, and an acid or a base is said to be diluted. ठीक है, ये जो हमारी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, जब हम क्या करते हैं किसी एसिड में या फिर बेस में पानी को मिक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन। और हम बोलते हैं कि जब हम उसमें पानी ऐड कर दिए, ठीक है, जब हमने उसमें पानी ऐड कर लिया, उसको बोलेंगे अब वो जो एसिड है वो डाइल्यूटेड हो गया है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें 100% एसिड है। ठीक है, और डाइल्यूटेड कौन सा होता है, जिसमें कुछ ना कुछ पानी मिक्स कर दिया है, उसकी पावर को कम कर दिया, अब वो उतना ही पावर में नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आप देखो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, के एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, मतलब कौन सा एसिड कमज़ोर है, कौन सा क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावर वाला है, या फिर कौन सा बेस कमज़ोर है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ कैसे पता चलेगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आई होप आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। पहला पॉइंट, एसिड्स विच गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस, गिव लार्ज अमाउंट of H+ ions in water, ठीक, are called strong acids। ठीक है, तो आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वो वाले एसिड जो क्या करते हैं पानी में बहुत ज़्यादा H+ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इनकी एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में आता है यहाँ HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और एक आता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो वीक एसिड क्या होते हैं, तो आप इसका अपोजिट लिख लो सीधा, एसिड्स विच गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयंस, स्मॉल अमाउंट of
H+ आयंस इन वाटर, मतलब जब हम क्या करें, किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करें तो वो थोड़े से H+ दे, उसको क्या बोलोगे, वीक एसिड, आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ठीक, वो वाले एसिड जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करें तो कम H+ दे, उनको क्या बोलोगे, वीक एसिड। इसमें एग्जांपल लिख लो आप। एग्जांपल होती है इसमें, एक होता है हमारा CH3COOH, इसको बोलते हैं हम क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, ये एक वीक एसिड होता है। एक होता है हमारा HCOOH, इसको बोलते हैं हम फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो अब आप देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, बेसिस विच गिव, देखो एसिड्स क्या देते हैं पानी में, H+ और बेसिस क्या देते हैं, OH-। तो आप लिखो बेसिस विच गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH-, लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयंस, ठीक, इन वाटर, क्या होते हैं, आर कॉल्ड, कौन से बेसिस, आर कॉल्ड, क्या लिखो यहाँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक, ऐसे बेसिस जब जिनको हम पानी में डिसॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा OH- आयंस थे, उनको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और इसका अपोजिट लिख दो, बेसिस विच गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- आयंस। तो इसके आगे आप लिख लो आर कॉल्ड क्या, वीक बेसिस। तो अभी आप देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई वीक एसिड है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कोई वीक बेस है। देखो हम पानी के अंदर तो जा नहीं सकते, वहां जाके तो हम H+ आयंस देख नहीं सकते, है ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हमें H+ आयंस दिखें। ठीक, तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पॉइंट लिखो, हमें कैसे पता चलता है, वी कैन टेल if a given acid is, if a given acid is strong or weak, strong or weak, ठीक, by making use of universal indicator, use of universal indicator, ठीक, which is a mixture of several indicators, which is a mixture of several indicators। तो आप देखो हम ये बता सकते हैं कि कोई एसिड या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। कैसे बता सकते हैं, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके बता सकते हैं। ठीक, अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, आपको पता है ना इंडिकेटर क्या होता है, मैंने पहली वीडियोस में पढ़ाया, आप जाके देखो। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है जिसमें बहुत किस्म के इंडिकेटर्स मिक्स होते हैं, तो वहां से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखो इसको मैं रेड से लिखता हूँ, देखो universal indicators shows, universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions, concentrations of hydrogen ions in the solution। ठीक है, तो आप देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है,
यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स, मतलब वो डिफरेंट एसिड्स के लिए डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिफरेंट कलर शो करेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो और कलर शो करेगा, थोड़ा वीक है तो और कलर शो करेगा, है ना। तो डिफरेंट कलर शो करेगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे बना होता है? बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स करके उसको बनाया होता है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स, वो बहुत किस्म के कलर शो करता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन। मतलब हम क्या करते हैं, उसको सोल्यूशन में डालते हैं और डिपेंड करता है कि वहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है। तो हाइड्रोजन आयंस कौन देता है? एसिड। तो इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के ऊपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या करता है? डिफरेंट कलर शो करता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं इस इंडिकेटर से कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो अभी आप देखो, ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको निकालने के लिए एक स्केल बनाया गया है। तो देखो आप लिखो क्या स्केल बनाया गया है? अ स्केल फॉर मेजरिंग, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। एक स्केल बनाया गया है जो हमें क्या बताता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड, बताओ, पीएच स्केल। उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। आई समझ आपको? यहां से हम पढ़ेंगे पीएच क्या होती है, कैसे निकालते हैं उसको। अभी हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। इस 10th क्लास में आप पीएच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, नेक्स्ट 11th क्लास में आप पीएच के बारे में और ज्यादा पढ़ोगे। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है यहां पोटेंस, पोटेंस। और इस पोटेंस का मतलब होता है जर्मन में इसका मतलब होता है पावर, ठीक। तो आप देखो जो हमारा पीएच है ना, स्केल को क्या बोला था? पीएच स्केल। ये किस लिए यूज हुआ था? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है, कि किसी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको निकालने के लिए हमारा स्केल यूज हुआ था। मतलब एक स्केल डेवलप किया गया था जिसको बोला था पीएच स्केल। तो आप देखो पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंस, और इस पोटेंस का जर्मन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? पावर, ठीक। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, है ना, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। कि किसी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, उसी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? पीएच के जरिए। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब आप लिखो यहां ऑन पीएच स्केल, ठीक, वी कैन मेजर पीएच, जीरो से 14। तो जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर नंबर होते हैं, जो वो होते हैं 0 से लेके 14 तक। तो आगे देखो, 0 वाला क्या होगा? वेरी एसिडिक होगा। अगर पीएच 0 होगी तो वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर 14 होगी तो वेरी बेसिक होगा, बहुत बेसिक होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो चलो, तो एक और पॉइंट लिखो आप, पीएच इज सिंपली अ नंबर, ठीक है, विच इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप इस पॉइंट को पढ़ो कि पीएच और कुछ नहीं है, पीएच एक नंबर है, बस पीएच एक नंबर है। वो क्या शो करता है? एसिडिक या फिर बेसिक नेचर किसी सॉल्यूशन का। मतलब कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको पीएच शो करता है बस एक नंबर की वजह से। अभी हम पूरा देखेंगे कैसे कैसे शो करता है। और लिखो, हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन,
हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं SOL लिखता हूँ, कंसंट्रेशन को CON लिखता हूँ, ठीक है। आप इसको पूरा लिख लेना, कंसंट्रेशन यहाँ सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं आपको पता है, H3O+, तो ये और H+ सेम ही होते हैं, पता है आपको। आप इसको H+ अक्वस भी लिख सकते हो। तो आप खुद देखो, हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी तो क्या होगा आगे, लोअर इज इट्स pH वैल्यू, लोअर इज इट्स pH वैल्यू, ठीक। तो आप यहाँ से ये समझो, किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतनी उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू कम होगी। तो आप देखो, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो pH वैल्यू कितनी होगी, बहुत कम, और बहुत कम pH कितनी हो सकती है, 0। तो इसका मतलब 0 पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब 0 पे क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है, आई समझ। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो pH क्या होगी, ज़्यादा। तो आप देखो, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है तो pH कितनी होगी, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम pH कितनी होती है, 14। तो आप देखो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक तो है नहीं, कौन सा है, बेसिक। तो इसीलिए बोल दिया गया है कि 14 पे क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। देखो, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन कितनी होती है, इज 7, ठीक। pH वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन की कितनी होती है, 7, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट्स एसिड्स, ठीक है। इस पॉइंट को समझो, 7 अगर pH होगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या होता है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। तो अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। देखो, वैल्यूज लेस देन 7, अगर 7 से कम वैल्यूज होंगी तो वो किसके लिए आएगी, एसिड्स के लिए, मतलब जिनकी pH वैल्यू 7 से कम आएगी वो एसिड्स होंगे, ठीक। उसके बाद देखो, वैल्यूज ग्रेटर देन 7 रिप्रेजेंट यहाँ रिप्रेजेंट आएगा, रिप्रेजेंट बेसिस, कि अगर उसमें वैल्यूज 7 से ज़्यादा आएंगी, है ना, तो क्या होंगे, वो बेसिस होंगे। मैं यहाँ बताऊँ, 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक। 7 से कम 0 to 7 ये हो गया ना, 0 से लेके 7 तक क्या हो गया, एसिड, और 7 से 14 तक जो आएगा वो क्या होगा, बेस, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ लिखो एक पॉइंट, एज द वैल्यू इंक्रीजेस, एज द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स an increase in OH minus ion concentration, in the solution, that is increase in strength of alkali, increase in strength of alkali as the value increases from 7 to 14, जैसा जैसा 7 से 14 की तरफ वैल्यूज जाती है pH की, तो आप देखो 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो क्या बन रहा है, बेसिक बन रहा है। तो अगर बेस बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही लिखा है यहाँ, एज द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, मतलब जैसा जैसा pH 7 से ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। तो आगे लिखा है दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, शो करता है कि एल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एल्कली क्या होता है, बेस होता है, ठीक। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ लिखो आप,
लास्ट पॉइंट ही है, जनरली a paper impregnated with the universal indicator, ठीक है, is used for measuring pH, तो क्या होता है, जनरली एक पेपर होता है, पीएच मेजर करने के लिए एक पेपर होता है हमारे पास, छोटा सा पेपर होता है। उसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो में शॉर्ट्स में बना के डाल दूंगा, पहले भी मैंने कुछ शॉर्ट्स में वीडियोस डाली हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो आप देखो, आप पेपर इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है उसके ऊपर लगा हुआ, ठीक। तो यहां मतलब क्या हो गया, आप पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब जनरली इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, मतलब जनरली क्या होता है, पीएच को मेजर करने के लिए एक पेपर यूज होता है, उस पेपर के ऊपर क्या लगा होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और आपको पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड्स या बेसिस के लिए क्या करता है, कलर चेंज करता है, डिफरेंट कलर्स शो करता है। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अभी देखो हम पीएच स्केल ड्रा करते हैं, कैसा दिखता है वो, तो आप ऐसे करके एक स्केल ड्रा कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ सेंटर में आप लिख सकते हो, यहाँ 7 होता है, इस तरफ लिख दो 0 होता है, ये सेंटर में लिखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लिख दो, यहाँ क्या 7, इधर 0 और इधर क्या होता है 14, ठीक। और यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या होगा 8 9 10 11 12 13, ठीक। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये जो होता है ना स्केल, इसको बोलते हैं हम क्या, पीएच स्केल, ठीक। तो आप देखो ये क्या शो करता है, देखो अभी हमने देखा था कि अगर पीएच 7 वाली हो तो ये 7 वाली, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल बोलते हैं यहाँ। अगर किसी कंपाउंड की या किसी सब्सटेंस की पीएच 7 है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो अगर 7 से इस तरफ है, इस तरफ जा रही है, तो आपको पता है जब क्या होता है, अभी हमने एक पॉइंट लिखा था ना कि जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है तो पीएच कम होती जाती है। तो मतलब जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसका मतलब कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है। तो इधर आप लिख सकते हो, इस तरफ लिख सकते हो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, ठीक। इस तरफ जाते, जब हम 7 से पीछे की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। और 0 वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक। और इस तरफ जाते क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर क्या करता है, यहां बढ़ता जाता है। और 14 वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक। तो अभी आप देखो, अगर आपके सामने एसिड्स हैं और बेसिस हैं तो आपको दिया क्या है उनकी वैल्यूज़, तो आप वहाँ से ये बता सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। तो देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, पीएच स्केल, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 7 वाले न्यूट्रल, 7 से पीछे वाले एसिड्स और 7 से आगे वाले बेसिस, और जिसकी पीएच सबसे कम है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक। तो एक और पॉइंट लिख लो, इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है, देखो इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, इस तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है। अगर देखो, अगर यहां एसिडिक नेचर बढ़ता है तो इस तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, ठीक, बढ़ती है। तो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इस तरफ घटेगी, इस तरफ बढ़ेगी। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आई होप आप सब वो सॉल्व कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सपोज हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो वो डब्बे में ऐसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 डब्बे रखे हुए हैं। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पीएच।
सपोज pH लिखा हुआ है यहाँ, इसकी pH तो आपने बताना है यहाँ से pH को देख के ये बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आप मुझे बताओ 1.5 वाला क्या होता है, एसिड होता है। देखो 1.5 7 से कम है ना, तो 7 से कम वाले सारे एसिड्स होते हैं। 0.5 तो 0 के आसपास है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। 12 वाला क्या होता है, 12 कहीं इधर आता है, ठीक, यहाँ 12 है, ठीक है, 12 कहीं इस तरफ आता है, तो 12 वाला क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, आई समझ आपको। 4 वाला क्या होगा, एसिड होगा। 0 वाला तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक। 10 वाला क्या होगा, बेस होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स और बेसिस, तो आपको पता है वहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि एसिड्स कौन से होते हैं जिनमें S+ आयन होता है, जो वाटर में S+ आयन देते हैं, ठीक है, और बेस कौन से होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करके OH- आयन देते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। डाइल्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी हम एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में थोड़ा एसिड डाल के उसको स्टाइर करते रहते हैं, तो वहां से हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड में क्या फर्क होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है 100% एसिड ही होता है उसमें, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें कुछ परसेंट पानी है कुछ परसेंट एसिड है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, अल्कली। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, देखा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जो बहुत ज्यादा S+ आयंस देते हैं वाटर में, वीक एसिड कौन से होते हैं जो कम S+ देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं जो ज्यादा OH- देते हैं, और वीक बेस कौन से होते हैं जो कम OH- देते हैं वाटर में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एसिड की स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर होता है 2-3 इंडिकेटर का, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड के लिए डिफरेंट टाइप के कलर शो करता है। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं pH स्केल। वहां P का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH अगर हमने देखा pH 0 से 14 तक हो सकती है, तो अगर 0 से 7 तक होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 से ऊपर होगी 14 तक तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, 7 होगी तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एप्लीकेशंस ऑफ pH पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो 1-2 और वीडियोस आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अब आप नोट्स बना लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।